अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन देखेंगे और इसकी लाइक सेम काम जो हमने पीसीएस से किया था, यानी कि डाटा को प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की बेसिस में ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसकी डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करना। सेम तरह का काम हम इसके ज़रिए भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अ, अब यानी बेसिकली तो काम है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, मगर पर्सपेक्टिव्स चूंकि डिफरेंट है इसलिए हम ये वाला पर्सपेक्टिव भी देखेंगे और फिर अब अगर टाइम मिला तो फिर हम इस पे भी बात करेंगे कि कब पीसी अप्लाई किया जाता है, कब एसवीडी अप्लाई किया जाता है, ठीक है? अच्छा, सो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मुझे वीडियो मिली है वो लुइस सेरानो की है। सो मैं इसको फॉलो करूंगा और इसमें बीच में दो चार चीजें इस तरह की हैं जो कि बेसिकली लुइस ने मिस किए हैं, तो वो फिर मैं दूसरी वीडियो से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सो इसकी जो यूँ कहें कि मोटिवेशन है, सो सबसे पहले तो हम यानी जो बेसिक्स जो एसवीडी देखेंगे उसमें। अच्छा, बाय द वे इसका कोड भी अवेलेबल है। अगर आप गिटहब पे जाएँ तो ये जो जो भी हम काम कर रहे हैं, बेसिकली इसको आप खुद कोड करके भी देख सकते हैं। वैसे तो आई मीन इस क्लास का मकसद मतलब बेसिक मकसद ये है कि मैं आपको पहले कोई काम करने की लॉजिक बताऊँ, उसके बाद वो काम करने का तरीका बताऊँ और उसके बाद फिर उस काम की एप्लीकेशंस, ठीक है? सो ये जो 3 पोर्शंस हैं, मैं सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि हम लॉजिक क्या है या हम ये काम कर क्यों रहे हैं, उसके बाद कैसे करना है। अच्छा, कैसे करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कैसे करना तो यानी पीसीए कैसे लगाना है, ये तो आपको शायद जो कोर्स पढ़ा था उसमें भी आपको पता चल ही जाए गया होगा। जो असल बात है वो ये कि वो क्या लॉजिक है जिसके पीछे पीसीए लगती है, वो क्या डाटा की असम्पशन्स हैं जिनके पीछे पीसीए लगती है। अगर ना लगाऊँ मैं तो क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लॉजिक पे आएँगे और उसके बाद इस पे फ़ोकस कम होगा कि कैसे करना है। आई मीन मैं बताऊँगा तो सही, मगर ऑब्वियसली मैं ये थोड़ी मतलब ये तो हो नहीं सकता कि मैं एसवीडी पे लेक्चर दे दूँ और एसवीडी निकालने का तरीक़ाकार ना बताऊँ। मगर उससे भी ज़्यादा फ़ोकस ये होगा कि उसकी एप्लीकेशंस पे, और एप्लीकेशन जो होगी वो हम क्या कहेंगे, इमेज कंप्रेशन या इमेजेस की डायमेंशनैलिटी को अगर रिड्यूस करना हो, तो वो हम कैसे करते हैं, हम वो देखेंगे, ठीक है? जो कोड है बेसिकली वो आप इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है? इसी का कोड जो कि हम अभी इस लेक्चर के दौरान जो भी कुछ करेंगे। अच्छा, बाकी ये कि अगर बुक आपने क्या पढ़नी है? अगेन सो ट्रांसफॉर्मेशन सिट्स एट द बेसिस ऑफ एसवीडी। अच्छा, अब आप ये इमेजिन करें कि आपके पास ना 2 ही एक्सिस हैं, यानी आपने करना ये कि लेट्स से एक एक्सिस एक्स है और एक एक्सिस बी है। आप कर ही सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे लेट्स से किसी इमेज को एक्सपैंड करें या कंप्रेस करें, ठीक है? और इसी तरह वाई एक्सिस में भी एक्सपैंड भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है? सो यानी अब मैं आपको लिमिट कर रहा हूँ, यानी मैं आपसे पूछूँगा ये कि लेट्स से मैं आपको एक इमेज दूँगा और दूसरी इमेज दूँगा और मैं आपसे पूछूँगा कि मुझे बताओ कि पहली इमेज पे कौन-सी ट्रांसफॉर्मेशन लगी है कि ये दूसरी इमेज आई है, ठीक है? अच्छा, जो कंस्ट्रेंट है वो ये कि या तो आपने एक्स और मतलब बेसिस यानी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो होंगी उन्हीं में से आपने पिक एंड चूज़ करनी होगी। यानी या तो एक्स एक्सिस पे स्केलिंग हो जाए, यानी कंप्रेशन या एक्सपेंशन, या वाई एक्सिस में एक्सपेंशन हो जाए या कंप्रेशन हो जाए, ठीक है? और या फिर मैं आपको कहूँ यार रोटेशन मतलब रोटेट कर दो अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है? अब मैं आपसे लेट्स से अगर कि ये कहूँ ना कि भई एक लेट्स से सर्कल है, मुझे बताओ कि लेट्स से लेफ्ट साइड पे जो सर्कल है, इससे जो ये राइट साइड पे एलिप्स कैसे आया है, ठीक है? अब आप और आपके पास उन्हीं ये जो पीछे 3 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी, यानी एक्स डायरेक्शन में स्केलिंग, चाहे इमेज को एक्स डायरेक्शन में बड़ा करना या छोटा करना, या वाई डायरेक्शन में बड़ा छोटा करना या फिर रोटेट करना। इन्हीं तीनों में से आपने कोई एक पिक पिक एंड चूज़ करनी है। मतलब ऑर्डर आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है?
सो बेसिक 3 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स डायरेक्शन में स्केलिंग, वाई डायरेक्शन में स्केलिंग और रोटेशन। हम करते हैं पहले रोटेशन, पहले हम स्केलिंग करते हैं एक्स डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। फिर वाई डायरेक्शन में कंप्रेशन करते हैं और फिर हम रोटेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एग्जैक्टली सेम इमेज आ गई है। यूट्यूब का मसला है कि इसमें एड्स भी आते होते हैं यार, ठीक है। सो एज अनोइंग एज इट इज, बर्दाश्त करें। अच्छा, सो ये तो हो गई एक एग्जांपल। अब मेरे पास एक दूसरी एग्जांपल है। अच्छा, अब मेरे पास लेट्स से एक सर्कल है, मगर इसमें मैंने सर्कल को कलर्ड किया हुआ इसलिए कि मैं यानी स्पेशल कॉन्करेंस चाहता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से मैं एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन करता हूँ, वाई डायरेक्शन में कंप्रेशन करता हूँ और फिर मैं रोटेट करता हूँ, तो मसला ये कि ये इस तरह की इमेज तो बनी नहीं, ठीक है। यानी अगर मैं स्केलिंग पहले करूँ और ये जो मैंने जो प्रोसीजर फॉलो किया था एक्स डायरेक्शन में स्केलिंग और वाई डायरेक्शन में स्केलिंग का, एटलीस्ट इसके बाद तो इमेज बनती ही नहीं है। यानी मैं एक्स डायरेक्शन में स्केलिंग करूँ, वाई डायरेक्शन में कंप्रेशन करूँ और फिर मैं इसको रोटेट करूँ, तो ये नहीं बनती, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कैसे करेंगे? अच्छा, अभी हम पाएंगे इसको कैसे करेंगे। तो इसका तरीकाकार ये कि हम कहते ही हैं कि भाई जो ब्लू कलर है ना, उसके यानी वो जो सेमी सर्कल बन रहा है, उसके हम वो लगा देते हैं मार्कर्स, ताकि देख सकेंगे किधर जाना है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम रोटेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, रोटेशन जो हमने देखी थी एक्स, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मर्जी हो, यानी वो हमने क्विज आपको जो दिया था उसमें एक रोटेशन मैट्रिक्स मैंने बताई थी, वो बेसिकली दोनों तरह से रोटेशन। अब रोटेशन कैसे होती है हम उस पे बाद में आएंगे, मगर ये फॉर द टाइमिंग मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। वो जो क्विज में आपके पास सवाल था उसमें अगर आप थीटा की वैल्यू नेगेटिव पुट कर लें तो शायद क्लॉकवाइज हो, और थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या शायद वाइस वर्सा हो। तो बेशक वो उसको देख लीजिएगा। सो मैंने पहले तो सबसे पहले रोटेट किया। सॉरी, मैं दोबारा से इसको बीच में चलते, मैंने बीच में नहीं। सो लेट्स से मेरे पास ये ओरिजिनल इमेज थी। मैंने किया ये कि सबसे पहले इसको मैंने रोटेट किया, उसके बाद फिर मैंने इसको एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, ठीक है, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन की, फिर वाई डायरेक्शन में कंप्रेशन की, और फिर मैंने दोबारा से रोटेट कर दिया, ठीक है। सो अब ये मेरे पास ये इमेज आ गई। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि यानी जो मैंने आपको बताया था वो ये कि स्केलिंग आपने जो करनी है, या यूं कहें कि कंप्रेशन या मतलब एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो करनी है, वो या तो एक्स डायरेक्शन में करनी है या वाई डायरेक्शन में। अपनी मर्जी की डायरेक्शन में आप इमेज को स्ट्रेच नहीं कर सकते, ठीक है। यानी एक ही डायरेक्शन होगी, उसी में से आपने स्केल मतलब उसका फैक्टर चूज करना है स्केलिंग का, ठीक है। अब ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि आपके पास लेट्स से एक फिगर हो और आपके पास एक दूसरी इमेज हो, तो आप दोनों इमेजेस के दरमियान अगर आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन बतानी हो, तो वो आप 3 मैट्रिसेस के कॉम्बिनेशन के ज़रिए बना सकते हैं। पहले रोटेट करें, फिर स्ट्रेच करें और फिर दोबारा से रोटेट करें, ठीक है। यानी कोई भी किसी भी किस्म की इमेज हो, यानी अभी मेरा क्लेम ये है कि मेरे पास लेट्स से कोई इमेज थी, मैंने किया ये सबसे पहले इसको रोटेट किया, ठीक है। सो याद रखें, सबसे पहले रोटेशन, फिर स्ट्रेचिंग, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो या चाहे वो वाई डायरेक्शन में हो, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में हमने स्केलिंग की और उसके बाद फिर दोबारा से रोटेट कर दिया। सो रोटेशन, स्केलिंग और फिर रोटेशन। कोई भी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी आपके पास कोई भी दो इमेजेस हो, या तो आप यूं कह के आप एक इमेज को रोटेट, स्ट्रेच और रोटेट करके दूसरी इमेज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये मेरा क्लेम है। बेशक आप मेरा आपसे लेट्स से अगर ये इस क्लेम को मैं चैलेंज करना हो तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे किसी भी किस्म की दो तस्वीरें ला दो। अच्छा, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ही है, यानी ये ना हो कि कोई नॉन लीनियर हो। यानी यूं समझ ले कि जिस तरह लिक्विड डिफॉर्म होता है ना, लिक्विड तो नॉन लीनियर डिफॉर्म हो सकता है। यानी लिक्विड को आप मतलब कि जिस किस्म की सरफेस पे डालें वो उस किस्म की सरफेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन की बात, यानी यूं के नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा। यानी जिस तरह आप
क्या कहते हैं, बबल गम को किसी भी तरह स्ट्रेच कर लें, उस तरह की मैं बात नहीं कर रहा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप रहे ना, सो विद इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास कोई भी दो किस्म की इमेज हो, तो मेरा आपसे चैलेंज ये है कि मैं आप मुझे अगर आप एक इमेज दें तो मैं उससे दूसरी बना सकता हूँ, पहले रोटेट फिर स्केल और फिर रोटेट करके, ठीक है, जिस तरह इधर बताइए। सो ये क्लेम है, ठीक है, और इसी क्लेम पे एसवीडी बेस करती है, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेट्स से 3405, ठीक है। अच्छा, और मैं अब कर ये रहा हूँ कि मतलब ये वही स्टोरी है कि मैं आपको बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विजुलाइज करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यानी गोल, यानी अब मेरा क्लेम जो था वो उस पे मैं जा रहा हूँ। क्लेम मेरा ये है कि मेरे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, लेट्स से ए, जो कि मैंने एक इमेज पे लगाई तो मेरे पास दूसरी इमेज आ गई, ठीक है। यानी ये मैंने एक उस पे लगाई थी, एक इस तरह की इमेज पे, तो मेरे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड वाली इमेज आ गई, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट से राइट साइड वाली इमेज आई है ना मेरे पास, इसको मैं किसी भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। और वो अगर मैंने निकालनी हो तो वो बेसिकली रोटेशन, स्केलिंग और फिर रोटेशन का कॉम्बिनेशन आएगी, ठीक है। यानी लेट से मेरे, अगर मैं इसको देखूँ ना, तो मेरे पास एक इमेज थी, वो दूसरी इमेज में ट्रांसफॉर्म हो गई। अब वो जो ट्रांसफॉर्म हुई है बेसिकली वो 2 by 2 की कोई ना कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। वो उस मैट्रिक्स को मैं डिकम्पोज कर सकता हूँ, रोटेशन फर्स्ट देन स्केलिंग एंड देन रोटेशन, जिस तरह के मैंने इधर किया, ठीक है। रोटेशन, रोटेशन, स्केलिंग और फिर रोटेशन, ठीक है। सो ये पहले मैंने रोटेट की थी, फिर मैंने इसको एक्स एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन या दोनों डायरेक्शन में मैंने इसको स्केल किया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने एक दफा इसको स्केलिंग कर दी की एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, और फिर मैंने इसको दोबारा रोटेट कर दिया, ठीक है। तो कोई भी किसी भी किस्म की इमेज हो मेरे पास, मैं उसको बेसिकली एक से दूसरी इमेज में जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको रोटेशन, स्केलिंग और रोटेशन के कॉम्बिनेशन के जरिए एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं उसी पे आने लगा हूँ कि इससे क्या मुराद है। सो लेट्स से मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है 3045, ठीक है। कोई भी आर्बिट्ररी, मतलब ये चारों के चारों कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गिवन कि मेरे पास अच्छा कोई भी नंबर हो सकते हैं, सो बेसिक ये इंडिपेंडेंट, बेसिक डिपेंडेंट होगी हो, ठीक है। सो मैं इसको भी देखूंगा कि अगर मेरे पास एक 2D स्पेस लाइन पे कोलैप्स हुई तो उसको मैंने कैसे करना है। सो किसी भी किस्म की लेट्स से एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल जो कि पहले बेसिस वेक्टर को जो कि 10 पे है, इसको 3 4 पे ले जाती है, ठीक है। इसी तरह जो 0 1 है वो 0 5 पे चला जाता है, ठीक है। वो हमने देखा था कि ये पहला बेसिस वेक्टर इधर चला गया, दूसरा बेसिस वेक्टर इधर चला गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह हम जो नेगेटिव ऑफ बेसिस वेक्टर्स हैं उनको भी देख रहे हैं, यानी यूं कहें कि बाकी जो, यानी ग्रीन पॉइंट बेसिकली ब्लू का उल्टा है, ठीक है। और इसी तरह जो ऑरेंज पॉइंट है वो रेड का उल्टा है, यानी ये वाले रेड को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला पॉइंट आ जाता है। और बाय द वे इसको मैं अगर, यानी जो ट्रांसफॉर्म पॉइंट है वो भी सेम है, यानी अगर मैं ट्रांसफॉर्म पॉइंट जो कि 0 5 है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 - 5 आ जाता है, यानी 0 - 1 जिस जगह मूव किया वो बेसिकली 0 1 की उल्टी लोकेशन है, ठीक है। सो ये तो मतलब ये बेसिकली वही है कि मैंने ये देखना हो कि जिस तरह हम आपको बताते थे कि भाई यूनिट स्क्वायर किधर गया है, अब यूनिट स्क्वायर के बजाय यूँ समझें, मैं जो स्क्वायर है वो अपनी मर्जी के, यानी ओरिजिन सेंटर है और ओरिजिन के इर्द गिर्द का एरिया देख रहा हूँ कि किधर जा रहा है, ठीक है। सो अब मैं हम मजीद, सो ये तो 4 पॉइंट्स थे, मगर मैं चाहूँ तो मजीद पॉइंट्स भी लगा लूँ, ठीक है। सो अब बेसिकली हुआ ये है कि मेरे पास जो एक यूनिट सर्कल था ना वो एक एलिप्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ने ये किया कि एक सर्कल को एलिप्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि हमने ये वाला केस देखा था कि एक सर्कल बेसिकली एक एलिप्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था, ठीक है। सो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि यही कर रही है। अच्छा, लेट्स से पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना उनमें उनकी खसूसियत होती है। सो लेट्स से ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है ये क्या कर रही है, ये रोटेशन है, यानी आपके पास लेट्स से पहले जो वेट, सो लेट्स से एक फिगर इस तरह की थी, ठीक है। अब उसके बाद वो फिगर रोटेट हो गई
पहले इस तरह की फिगर थी, अब वो रोटेट हो गई, यानी ये जो एलिप्स थी, लेट्स से अगर इस तरह की थी और ये इस तरह रोटेट हो गई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री रोटेट हुई है, ठीक है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे? आप उसको लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। ठीक है, सो ये आपके पास, मतलब लेट्स से इन दोनों लाइंस के दरमियान अगर एंगल थीटा, यानी आपने किसी भी फिगर को थीटा टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो आपको उसकी अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी है तो आप इस तरह निकालेंगे। थीटा की वैल्यू पुट कर दें, तो वो बेसिकली आपके पास उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को आप हर पॉइंट्स पे मतलब अप्लाई करते जाएं, तो आपके पास लेट्स से ये वाला पॉइंट पहले किधर था, ये वाला पॉइंट अगर पहले कहीं इधर था, तो अब वो इधर चला गया, ठीक है। सो पहले ये वाला पॉइंट, ये जो रेड डॉट है, ये पहले किधर था? ये पहले था, सो लेट्स से पहले पॉइंट ये वाला था। अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं इधर रख के मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास बेसिकली नए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस पॉइंट के, जो कि आगे चला गया। यानी इस वाले पॉइंट को अगर मैं इधर सेंड मतलब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 4 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस मैट्रिक्स के साथ, तो बेसिकली आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 4 आएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली, और यानी आपके पास जो, अगर आप इसको 1 4 इस मैट्रिक्स को 1 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और थीटा की वैल्यू कितना है? थीटा की वैल्यू बेसिकली ये इधर जितना भी एंगल बन रहा है, आई डोंट नो, मतलब रफली स्पीकिंग ये कोई 50 से 55 डिग्री के दरमियान एंगल है इन दोनों लाइंस का, ठीक है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी, cos ऑफ 45 डिग्रीज 55 डिग्रीज माइनस साइन ऑफ 55 डिग्रीज, यानी ये बेसिकली 4 पैरामीटर्स आ जाएंगे। अगर आप उसको 4 1 किसी एक पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आउटपुट में पॉइंट आएगा, लेट्स से ये वाला, जो बेसिकली आपको ये कहेगा कि भाई ये रोटेट हो गया पॉइंट, ठीक है। सो हर पॉइंट को अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ अप्लाई करना है, तो आपके पास रोटेटेड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सो ये तो, अच्छा, ये अगर उल्टा करना हो तो बिल्कुल, यानी आप करेंगे कि थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दें। यानी आपने तो अभी तो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। अगर आपने इसी एलिप्स को दूसरी तरफ रोटेट करना हो, तो माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दें, ठीक है। सो ये होती हैं रोटेशन मैट्रिसेस, जो कि किसी भी फिगर को एक एक्सिस पे रोटेट करती हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स से मैंने किसी भी, सो ये तो हो गई रोटेशन। अगर मैंने स्ट्रेच करना है, सो लेट्स से मैंने हॉरिजॉन्टली सिग्मा 1 टाइम्स स्ट्रेच करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं सिग्मा 1, मतलब वो, मतलब ये इमेज होगी, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी, मतलब ये वाली जो है, ये एक्स टाइम, मतलब एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सिग्मा 1 टाइम स्ट्रेच कर रही है, और वाई डायरेक्शन में सिग्मा 2 टाइम स्ट्रेच कर रही है, ठीक है। सो हमने देखा था कि हमने स्ट्रेचिंग दोनों एक्सिस पे कर सकते हैं। ये जो पहली टॉप मोस्ट वैल्यू है, ये मुझे ये बता रही है कि 1 0 बेसिकली सिग्मा 1 0 पे चला गया, ठीक है। सो सिग्मा 1 टाइम्स एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग हुई है, और इसी तरह जो 0 1 था वो 0 सिग्मा 2 पे चला गया, तो सिग्मा 2 टाइम्स वाई डायरेक्शन में स्केलिंग हुई है, ठीक है। अब सिग्मा 1 की वैल्यू अगर तो 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि ये इमेज स्ट्रेच हुई है एक्स एक्सिस में। अगर सिग्मा 1 की वैल्यू 1 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो मतलब एक्स डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाएगी इमेज, ठीक है। लाइक वाइज सिग्मा 2 की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि वाई डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग हो रही है वर्टिकल एक्सिस में। और अगर सिग्मा 2 की वैल्यू छोटी है 1 से, तो इसका मतलब ये कि वाई डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रही है। इसी तरह नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, नेगेटिव से होने से क्या मुराद है? नेगेटिव होने का मतलब ये होगा कि, वेल, अगर पहले सिग्मा 1 था, तो अब नेगेटिव सिग्मा 1 हो गया, ये यूं कहें कि फ्लिप हो गई है। यानी मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको फ्लिप कर दूं, यानी ये जो मुंह है ये इधर हो जाए और दुम इधर हो जाए, यानी लेफ्ट राइट, यानी ओरिजिन अगर लेट से दरमियान कुत्ते का सेंटर ओरिजिन है, तो ये कुत्ता अराउंड सेंटर, या यूं कहें कि वाई एक्सिस पे फ्लिप हो जाए, ठीक है। यानी मुंह उसका लेफ्ट साइड पे चला जाए, और यू नो ये टेल जो थी ये वाई एक्सिस के राइट साइड पे आ जाए, लेफ्ट राइट, जो भी राइट पे वो लेफ्ट पे चला जाए, और जो भी लेफ्ट पे वो राइट पे चला जाए। सही है। सो अगर ये ओरिजिन है, तो मतलब वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट राइट पे स्वैपिंग हो जाए। सो वो उस वक्त होगी जब आप इधर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और लाइकवाइज अगर इधर माइनस करेंगे, तो फिर वाई डायरेक्शन में फ्लिपिंग होगी। यानी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अगर ये एक्सिस है ना हॉरिजॉन्टल, तो उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस फ्लिपिंग हुई है, ठीक है। और दोनों अगर माइनस हो, तो इसका मतलब ये कि, वेल, पहले ना सिर्फ लेफ्ट राइट पे फ्लिपिंग होगी, सो और वर्टिकल एक्सिस पे भी फ्लिपिंग होगी, ठीक है। यानी ये
कुत्ता ना सिर्फ आपको इस तरह दिखाई देगा कि एक एक्सिस के क्रॉस फ्लिप हुआ है, बल्कि दोनों एक्सिस के क्रॉस फ्लिप हुआ है, अगर नेगेटिव दोनों, यानी माइनस सिग्मा 2 है और माइनस सिग्मा 1 है, ठीक है। सो बहरहाल यार आपने करना ही इसको, मतलब इसको, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप खेलेंगे तभी आपको पता चलेगा, यानी आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, मतलब वो जो नमपाई पे कोड लिखा था उसमें आप इस तरह की मैट्रिक्स लें, -1 से स्टार्ट करें, फिर -0.5 तो आपको ही पता चलेगा कि फ्लिपिंग और सारी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह चलती हैं। मगर बहरहाल ये जो, मतलब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये करती है कि बेसिस वेक्टर्स को स्ट्रेच कर देती है बाय फैक्टर ऑफ सिग्मा 1, और या फिर बाय फैक्टर ऑफ सिग्मा 2, और सिग्मा 1 की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड उस पर करेगा कि स्ट्रेचिंग किस डायरेक्शन में हुई है और किस तरह हुई है, एक्सपेंशन हुई है या कंप्रेशन हुई है, ठीक है। सो हमने रोटेशन मैट्रिक्स देख ली, हमने स्केलिंग मैट्रिक्स भी देख ली, यानी स्ट्रेचिंग की भी मैट्रिक्स देख लिया, या यूं के कंप्रेशन की मैट्रिक्स भी देख ली। अच्छा, अब ये अब मतलब ये चले, मैंने ये तो देख ली कि रोटेशन और स्केलिंग किस तरह होती है। सो अब हम वही काम करेंगे कि रोटेशन और स्केलिंग के कॉम्बिनेशन के जरिए ए मैट्रिक्स ए में जो नंबर्स हैं मैंने उनको कैसे एक्सप्रेस करना है, यानी ये 3405 कैसे आए, ठीक है। उस प्रोसीजर के जरिए, कि जिस प्रोसीजर के जरिए मैंने लेफ्ट वाली इमेज से राइट वाली इमेज निकाली, ठीक है। सो अब वो कैसे आई, वो हम आपको दिखाएंगे ये विजुअली, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो आप पहले उसको रोटेट करें, फिर आप उसको स्केल करें और फिर रोटेट करें। अच्छा सॉरी, ये मैंने सो वेट, सो मैं उसको दोबारा, सो लेट्स से आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए है, आप वो उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को रोटेशन, स्केलिंग और फिर रोटेशन के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सो अच्छा, और इसमें सो सबसे पहले मैंने ये वाली रोटेशन की है, ठीक है। ये रोटेशन मैंने की है बाय सम एंगल फाई, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये वाली स्केलिंग की है, ये स्केलिंग एक्स डायरेक्शन में है बाय द फैक्टर ऑफ सिग्मा 1, वाई डायरेक्शन में है बाय द फैक्टर ऑफ सिग्मा 2, और उसके बाद फिर मैंने एक और रोटेशन की है, और वो रोटेशन की है विद थीटा। नोटिस कि ये फाई अलग है और ये थीटा अलग है, यानी मैंने पहले इमेज को किसी एक एंगल से रोटेट किया था और बाद में किसी दूसरे एंगल से किया है, और बीच में मैंने मतलब सिग्मा 1 टाइम्स एक्स डायरेक्शन में स्केलिंग की है और सिग्मा 2 टाइम्स वाई डायरेक्शन में स्केलिंग की है। तो मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, लिटरली कोई भी, तो मैं उसको इन तीनों प्रोसेसेस के कॉन्कैटिनेशन के जरिए एक्सप्रेस कर सकता हूँ, फर्स्ट दिस एंड देन दिस, ठीक है। तो अब अच्छा, ये करना है कैसे, तो यानी आपसे, यानी आप मुझसे पूछोगे कि भाई थीटा, लाइक फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, या ये चार नंबर्स कैसे आएंगे, ये दो नंबर्स कैसे आएंगे और ये चार नंबर्स कैसे आएंगे, सो ये कैसे आएंगे ये तो मैं बाद में बताऊंगा, मगर फिलहाल मैं आपको सिर्फ आई जस्ट प्ले अलोंग अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी नो दिस। मगर ये कैसे निकालने की मैं तरीका बाद में बताऊंगा। निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी विजुअल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास कोई मैट्रिक्स ए थी, आपने उसको u मल्टीप्लाई बाय सम सिग्मा मल्टीप्लाई बाय v डैगर, इन तीनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के जरिए एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। अब ये डैगर शैगर यार, ये ऐसे ही नोटेशन है, यानी वी, मतलब ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ये सिग्मा जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब सो अभी तो हम ये देखते हैं कि मतलब अभी मैं ये अज्यूम करूंगा कि, अच्छा वो जो बाय द वे, सो ये निकालनी कैसे, हम इस पे बाद में आएंगे, ठीक है। और इसके बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं पाइथन में, numpy में, जो कि ये काम कर लेते हैं। मगर फॉर द टाइम भी अभी अजम्पशन ये कि ये नंबर्स मैंने आपको किसी ना किसी तरह निकाल के दे दिए, वो निकालने का तरीकाकार बाद में, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास ये नंबर्स आ गए, यानी यू की वैल्यू, मतलब यू मैट्रिक्स ये, सिग्मा मैट्रिक्स ये और वी डैगर ये, ठीक है। अब चाहे आप फ्रैक्शन में लिखें, चाहे आप इस तरह लिखें, जिस तरह मर्जी उसको लिख लें, ठीक है।
और बाय द वे ये रोटेशन, सो ये अगर आप देखें इस ये जो 0.7071 यदि इस मैट्रिक्स में अगर आप थीटा की वैल्यू -π/4 पुट करें ना, तो आपके पास बेसिकली यही आ जाती है। यानी अगर इस वाली मैट्रिक्स में फाई की वैल्यू π/4 हो, तो साइन ऑफ π/4 इज यू नो 0.707। सो ये बेसिकली मतलब रोटेशन ऑफ, अच्छा, -45 डिग्री है, ठीक है। सो थीटा की जगह अगर आप -45 डिग्रीज पुट करेंगे, तो आपके पास साइन ऑफ -45 डिग्री ही आएगा, यानी आपके पास बेसिकली ये चार नंबर्स आ जाएंगे अगर आप थीटा की वैल्यू रोटेशन मैट्रिक्स में ये वाली डालें, ठीक है। सो अब हमने सर्कल को -45 डिग्रीज रोटेट करना है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज -45 डिग्रीज रोटेशन हुई, ठीक है। सो लेट्स से ये सर्कल है मेरे पास, मैंने इसको सबसे पहले तो किया ये कि -45 डिग्रीज रोटेट किया, तो ये रोटेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगली मैट्रिक्स में ये कह रही कि स्केलिंग आपने एक्स डायरेक्शन में करनी है 6.7 गुना, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इतनी है, सो 6.7 गुना मैंने मतलब 6.7 टाइम्स एक्स डायरेक्शन में स्केलिंग है, और 2.236 टाइम्स वाई डायरेक्शन में स्केलिंग है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये जो लेफ्ट पे रोटेशन मैट्रिक्स है, ये कह रही है कि आपने यू नो 71.72 डिग्रीज रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। और सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज या सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। सो इन जनरल हुआ ये था कि मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी, उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी जो कि मुझे किसी ने बताई थी कि भाई ये वाली। अब मुझे वो कहता है यार मुझे लेट्स से ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल के दो जो कि सो मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ, मेरे पास एक बंदा आया एक्सटर्नल, और मुझे एक्सटर्नल बंदा मुझे कह रहा है कि यार ये मैंने एक फिगर थी उसको इस तरह ट्रांसफॉर्म कर दी है, और ये अजम्पशन है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये कैसे आएगी, ठीक है। या इसका एक दूसरा मैं अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से पुट करता हूँ। लेट्स से आपके पास एक बंदा है, वो एक फिगर लेके आया, उसने दूसरी फिगर दी, और उसने कहा यार ये कंबाइंड जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो तो इस तरह की है, मगर मुझे वो तुम स्टेप्स बताओ जेके जिन स्टेप्स के जरिए मैंने ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी ए, जो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल इस तरह की दिखाई दे रही थी, मतलब वो स्टेप्स कौन से थे जिनके जरिए मैंने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाई है। यानी यूं समझो कि मेरे पास एक फिगर थी, मैं वो कौन से स्टेप्स थे कि जिनके जरिए एक फिगर से दूसरी फिगर तक आया। तो आप कहेंगे यार ठीक है चलो पहले तुम रोटेट करो, फिर स्केल करो, और फिर दोबारा से रोटेट कर दो, ठीक है, ठीक है। और ये तीनों मैट्रिक्सेस मैं तुम्हें बता दूंगा अगर तुम मुझे ए बताओ। यानी अगर तुम मुझे एक मैट्रिक्स ए बताते हो, तो मैं बजाय इसके कि डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हो, मैं तुम्हें डिकम्पोज यानी ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि तुमने वो कौन कौन से स्टेप्स किए हैं जिनके जरिए तुम्हारे पास एक इमेज से दूसरी इमेज आई है, ठीक है। अब अब हम आ जाते हैं कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन से क्या मुराद है, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि इस तरह की दिखाई देती है, एक सर्कल को इस तरह एलिप्स में ट्रांसफॉर्म कर रही है। अब बाय द वे देखने में ये लगता है आपके पास कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में बहुत क्लोज है, यानी रेड और ब्लू, ठीक है। इसी तरह ग्रीन और ऑरेंज भी आपस में बहुत क्लोज है। अब मैं इस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, यानी मैं इस तरह कर सकता हूँ कि एक सर्कल जो था वो एक एलिप्स में मैप हो रहा है, और क्यों ना मैं इस तरह करूं कि मैं इस सर्कल को एलिप्स के बजाय एक लाइन पे ही ट्रांसफॉर्म कर दूं, ठीक है। यानी कि वो जो हमने देखा था कि अगर मेरे पास बेसिस वेक्टर्स डिपेंडेंट आ जाएं, तो फिर किस तरह होगी वो। अच्छा, अभी था मैंने किया ये कि अभी लाइक अभी मैंने मेरे पास एक बंदे ने ये किया कि मुझे ये ला के दी, ठीक है। और मैंने उसको उसने मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दी जो कि मैंने प्लॉट की, और फिर मैंने उसको डिकम्पोज कर दिया एस वी यूजिंग सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इनटू थ्री मैट्रिसेस वी डैगर सिग्मा एंड यू। यानी मैंने उसको ये बताया कि पहले तुम ये करो, फिर तुम ये करो, फिर तुम ये करो, ठीक है।
तो नेट इफेक्ट इन तीनों स्टेप्स को करने का ये होगा कि तुम्हारे पास वही ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि तुमने लगाई थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें ना इसमें, तो इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज ये कि स्केलिंग एक डायरेक्शन में 6.71 है और दूसरे डायरेक्शन में 0.44, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी, जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया तो मुझे पास जो सिग्मा मैट्रिक्स आई है ना, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स थी, या जो कि मुझे ये कह रही थी कि एक्स डायरेक्शन में आपने 6.7 गुना टाइम स्केल करना है और वाई डायरेक्शन में 0.44 टाइम स्केल करना है, ठीक है। तो देखने से ये लग रहा है कि वाई डायरेक्शन में चूंकि स्केलिंग 0.44 टाइम्स है, तो आप ये देखें कि ये मतलब ये एलिप्स ऑलमोस्ट कंप्रेस हो रहे हैं इनटू अ लाइन, इसलिए कि 0.44 टाइम्स वाई डायरेक्शन में कंप्रेशन है, ठीक है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि फिर मैं इसको जब रोटेट करता हूँ तो इस तरह की इमेज आती है, जो कि आपको देख रहे हैं कि एलिप्स की एक जो एक्सिस है उसमें जो स्केलिंग फैक्टर है वो जी मतलब बहुत कम है। अच्छा, अब क्यों ना मैं इस तरह करूं कि ये जो 0.44 का फैक्टर था, मैं इसको जबरदस्ती जीरो इधर, यानी मैंने किया ये कि इसको जबरदस्ती जीरो कर दिया। यानी मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी, मैंने उससे ये वी, ये सिग्मा और ये यू निकाले, और फिर मैंने देखा कि इधर तो 0.44 था, तो क्यों ना मैं इसको जीरो करके और फिर देखूं कि मेरे पास अगर ये वी है और ये वाली सिग्मा है जिसका एक कॉलम ही पूरा जीरो है और उसके बाद यू है, तो मैं इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो उसका नेट इफेक्ट क्या आएगा। वेल, इसका नेट इफेक्ट ये आएगा कि अगर आप इसको जीरो करेंगे तो बेसिकली ये तो हो जाएगी एक लाइन, और फिर उसके बाद आप जब इसको रोटेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रोटेट करने के बाद ये जो एलिप्स थी एक लाइन में ट्रांसफॉर्म हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास वो तरीकेकार है कि जहाँ जिसके जरिए, अच्छा, और अगर आप सारा प्रोसीजर करेंगे तो बेसिकली होगा ये कि आपके पास ये वाली जो मैट्रिक्स है ये भी चेंज हो जाएगी। यानी वो जो पुरानी वाली मैट्रिक्स थी, ये वाली 1.8, 4.4, 1.2, 4.6, ये तो उस वक्त थी कि जब इधर 0.44 था, मगर जब आप इधर जीरो लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली मतलब ऑब्वियसली आप इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो ए था वो भी चेंज हो जाएगा, यानी मैट्रिक्स ए भी चेंज हो जाएगी। सो अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो इस तरह की बनेगी, और वो आपको देखने से ही लग रहा है कि एक्स और वाई सेम है, यानी बेसिस वेक्टर सेम जगह मैप हो रहे हैं, ठीक है। और ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कि अगर आपके पास बेसिस वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं, यानी एक के लीनियर का मतलब एक को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और दूसरा आ जाए 2D के केस में, ठीक है, तो फिर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 2D पूरी की पूरी 2D स्पेस को एक लाइन पे ट्रांसफॉर्म कर देती है, ठीक है। या हम उसका कहते हैं, इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि इसका रैंक 1 है, इसलिए कि दो बेसिस वेक्टर्स के बजाय मेरे पास एक ही बेसिस वेक्टर हो, तो मैं उसके जरिए पूरी की पूरी 2D स्पेस के स्पैन पे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास एक मैट्रिक्स थी जो कि देखने से ही लग रहा था कि मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ इनटू अ लाइन, यानी मैं उसको रैंक 2 से रैंक 1 पे मैप कर सकता हूँ। यानी एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स थी जो कि मैंने अप्लाई किया तो मैंने देखा ये कि यार ये तो सारी की सारी मतलब एक सर्कल को इतने क्लोज एलिप्स के अंदर लेके जा रहा है, तो क्यों ना मैं इसका रैंक चेंज कर दूं। यानी मैंने ये देखना हो कि मैं अगर मतलब वो कौन सी लाइन है जो कि क्या कहेंगे इस एलिप्स के सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो ये होती है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है। यानी मैं बजाय इसके कि जो दो बेसिस वेक्टर्स हों, मैं एक ही बेसिस वेक्टर के जरिए सारी की सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकूं, ठीक है। सो ये रैंक 2 से रैंक 1 में यानी एक मतलब 2D स्पेस से मैं 1D स्पेस में आ गया हूँ, और इसकी चंद प्रॉपर्टीज है, मगर ये कि मेरे पास वही काम जो पीसी के जरिए करता था कि 2 डायमेंशनल स्पेस से मैं 1 डायमेंशनल स्पेस में आता था, तो वो काम मैं एसवीडी के जरिए कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास एक मैट्रिक्स थी, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं रैंक 1 में यानी एक डायमेंशन उसकी लूज करूँ, तो मैं इस तरह करूंगा कि मैं एसवीडी यूज करूंगा, और उसमें अगर एक आइगन वैल्यू
मेरे पास कोई कम आई तो मैं उसको वो कर दूंगा, मतलब उसको ओमिट कर दूंगा। लेट्स से मेरे पास एक कुछ मतलब एक आइगन वैल्यू उस तरह की आती है जो कि बहुत कम है दूसरे के मुकाबले में, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास एक आइगन वैल्यू, मतलब ये जो सिग्मा की डायगोनल मैट्रिक्स है वो मुझे ये कह रही है कि एक एक एक्सिस में स्केलिंग का फैक्टर दूसरे के मुकाबले में बहुत कम है। तो मैं कहूंगा यार ठीक है, इसको जीरो कर दो और फिर वी सिग्मा और यू को मल्टीप्लाई करो, और फिर जो मैट्रिक्स आएगी वो तुम्हारे पास वो वाली मैट्रिक्स होगी जो कि 2D स्पेस को 1D स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर देगी, ठीक है। सो ये सारे का सारा प्रोसीजर था। सो अब हम इसकी एग्जांपल पे आ जाते हैं। अच्छा, सो हम ना हमारा गोल बेसिकली ये है कि मैं रैंक 2 की मैट्रिसेस को रैंक 1 से एक्सप्रेस करूं, ठीक है। यानी कि इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो कि पूरी की पूरी 2D स्पेस को एक लाइन पे मैप कर दे, जो कि इस तरह की है, ठीक है। ये और सो ये तो ये तो एक एग्जांपल है, मगर मेरे पास यहाँ पे अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स हो तो भी ये काम मैं कर सकता हूँ कि 3D स्पेस को 1D लाइन पे मैप कर दूं। अगर मेरे पास कोई इस तरह की 3 by 3 की मैट्रिक्स निकल सके जिसमें जिसका रैंक 1 हो, या यूं कहें कि एक जो कॉलम है, बाकी दोनों कॉलम्स, मतलब कोई सा भी एक कॉलम जो होगा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए बाकी दोनों कॉलम्स को मैं एक्सप्रेस कर सकूं, ठीक है। सो ये हम पढ़ चुके हैं कि कैसे करना है। सो मतलब चाहे टू डायमेंशन से वन डायमेंशन में मैंने जाना हो या 3 डायमेंशन से वन डायमेंशन पे जाना हो, प्रोसीजर सेम है कि मैंने एसवीडी यूज करनी है और फिर उसके बाद जो मतलब जो डायगोनल पे वैल्यूज हैं उस पे टॉप की डायगोनल वैल्यूज को उठा दूं। सो अब हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं किससे क्या मुराद है। लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये लेट्स से एक ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि 4D स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर रही है इनटू सम आउटपुट स्पेस। अब उस आउटपुट स्पेस की डायमेंशनैलिटी क्या आएगी? अच्छा, वो तो मैंने बता दिया, रैंक 1 है। यानी 4D स्पेस को एक लाइन पे ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये मैंने कैसे अंदाजा लगाया? इसलिए कि यहाँ पर चारों के चारों, मतलब कोई सा एक वेक्टर मैं उठा लूं उसके जरिए मैं बाकी तीनों को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। और वो इसको मैं यूं कहें कि जो लेट्स से जो पहला, अगर लेट्स से मैं पहला वेक्टर उठा लेता हूँ, मैं पहला वेक्टर उठाऊं तो मैं कहूंगा कि दूसरा जो कॉलम है ना, या लेट्स से जो दूसरा कॉलम है, अगर मैं पहले कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करूं, नहीं वेट, सो मेरे पास दूसरा कॉलम कैसे आता है कि अगर मैं पहले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये वाला कॉलम कैसे आता है, तीसरा कॉलम, कि अगर मैं पहले कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसी तरह चौथा कॉलम कैसे आता है अगर मैं पहले कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। सो बेसिकली आप मतलब इस 2D मैट्रिक्स को मतलब किसी भी एक कॉलम के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं बाकी चारों कॉलम्स को। और ये कॉलम्स की नहीं बल्कि सेम स्टोरी रोज के लिए भी है। आप पहली रो को उठाएं, उसको -1 से मल्टीप्लाई करें दूसरी रो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तीसरी रो, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो तीसरी रो आ जाती है, ठीक है। सो ये हर कॉलम और मतलब किसी भी एक कॉलम और उसके जरिए मैं मतलब उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सो आप इसको एक और तरीकेकार ये, क्या ये लेट्स से एक 2D मैट्रिक्स थी, मैं उसको दो वेक्टर्स, यानी यूं समझ लें कि ये लेट्स से 16 नंबर्स हैं, मैं उनको उन 16 नंबर्स को 8 नंबर्स के जरिए एक्सप्रेस कर सकता हूँ। एक मेरे पास वेक्टर होगा लेट्स से 1 2 3 4। मैं कहूंगा अगर ये लेट्स से 1 2 3 4 लेट्स से मेरे पास बेसिस वेक्टर है। जो पहली रो है वो 1 टाइम्स दिस वेक्टर है, जो दूसरी रो है वो -1 टाइम्स दिस वेक्टर है, जो तीसरी रो है वो 1 टाइम्स 2 टाइम्स दिस वेक्टर है, जो कि चौथी रो है वो 10 टाइम्स दिस वेक्टर है। सो मैं कोई भी एक बेसिस वेक्टर उठाता हूँ, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए तमाम की तमाम रोज को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। या वाइस वर्सा कॉलम्स को भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली हो ये रहा है कि मेरे पास एक एक 4D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी जो कि लीनियरली डिपेंडेंट थी। तो उसको मैं आउटर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकता हूँ ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। यानी कि ये वेक्टर है 4 क्रॉस 1 का, ये वेक्टर है
1 क्रॉस 4 का, सो 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस 4 विल गिव यू अ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। यानी अगर आप इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम है। नहीं, पहला कॉलम क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। ठीक है, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2। तो आप बेसिकली ये 4 क्रॉस 1 का एक वेक्टर है, ये 1 क्रॉस 4 का वेक्टर है, इन दोनों का आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो आपने 16 नंबर्स को 8 नंबर्स के जरिए बिना एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है। सो यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपके पास रैंक 1 की मैट्रिक्स, यानी रैंक 4 मतलब आपका जो रैंक, अच्छा ये तो अभी लेफ्ट साइड पर कहने को तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, मगर यहाँ पर आपके पास हम अभी प्रोसीजर देखते हैं कि अगर कोई भी रैंक 4 की मैट्रिक्स हो तो मैं उसको रैंक 1 की मैट्रिक्स के जरिए एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी देखने में आपको ये लग रहा होगा कि 4/4 यानी 16 नंबर्स को मैंने 8 नंबर्स में एक्सप्रेस कर दिया, मगर इमेजिन करें अगर आपके 25 एलिमेंट्स होते, 25 एलिमेंट्स को आप एक्सप्रेस करते 10 नंबर से, 36 एलिमेंट्स होते तो आप उनको एक्सप्रेस करते 1 2 3 4 5 6 और 6 12 नंबर से। ठीक है, तो 36 नंबर्स 12 नंबर से हो रहे हैं। ठीक है, सो ये नहीं कि 16 डिवाइड बाय 2 इज 8, आई मीन क्या कहेंगे, √16 मल्टीप्लाई बाय √16, √16 प्लस √16 इज 8। ठीक है, सो अगर आपके पास ये 1000 क्रॉस 1000 की मैट्रिक्स हो तो आप किस तरह कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई ये 2000 वेक्टर्स के जरिए मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, इतने सारे नंबर्स को मैंने 1000 प्लस 1000 के जरिए एक्सप्रेस कर दिया। सो इसका मतलब ये कि मैं कंप्रेशन के तौर पे यूज कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी आपको आगे करके भी दिखाऊंगा कि इमेज कंप्रेशन में हमने इसको यूज कैसे करना है। अच्छा अच्छा, अब सवाल ये कि लेट्स से आपके पास कोई इस तरह की मैट्रिक्स है जो कि आई मीन जो कि मतलब जिसका रैंक 4 है, जो कि लीनियरली क्या कहेंगे इंडिपेंडेंट नहीं है, और सॉरी जो कि लीनियर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, यानी इसका हर कॉलम दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, यानी आपके पास इस तरह का कोई, यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये पहले मतलब कोई से मैंने 3 कॉलम्स उठाए हैं और उनके जरिए चौथे कॉलम को एक्सप्रेस कर दिया उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए। सो ये मेरे पास इस तरह की मैट्रिक्स है कि जो कि फुल रैंक है, यानी 4 इसका रैंक 4 है। अब क्या मैं उसको रैंक 1 के जरिए एक्सप्रेस कर सकता हूँ? तो हाँ जी, मैं कर सकता हूँ, और ये मैं आगे जाके करूंगा। ठीक है। अच्छा, सो अब हम आ जाते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। सो सबसे पहले तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि मैं कोई भी एक मैट्रिक्स हो ना, मैं उसको इस तरह कर सकता हूँ कि मैं 2 वेक्टर्स निकालूं। यानी एक तो मैंने देखा था कि एक किसी भी एक मैट्रिक्स को मैं 2 वेक्टर्स के आउटर प्रोडक्ट के जरिए एक्सप्रेस कर सकता हूँ। So ये तो रैंक 1 है। मगर लेट्स से अगर मेरे पास इस तरह की इजाजत दी जाए कि मैं एक और रैंक 1 की मैट्रिक्स उठाऊं, उसको इसमें ऐड कर दूं, यानी पिक्सल वाइज या यूं कहें इंडिविजुअल नंबर वाइज एडिशन करता जाऊं, तो मेरे पास लेट्स से अगर 4 मतलब इस तरह की 4 मैट्रिसेस आई है ना, जिनमें से हर एक मैट्रिक्स रैंक 1 की है, तो मैं उन 4 मैट्रिसेस जो कि रैंक 1 की मैट्रिसेस हैं, उनकी एडिशन के जरिए इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इस बात को फैलाने लगा हूं, यानी ये तो आप बात मैंने जल्दी से बता दी, मगर ये कि शायद आपको समझ ना आई है, तो मैं उसको लाइक मतलब इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि इससे क्या मुराद है। सो मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो, मैं करता ही हूँ कि मैं लेट्स से उसको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के जरिए एक्सप्रेस करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो हमने देख लिया था कि कैसे करना है मैंने। ठीक है, यानी मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, मैं उसको रोटेट करूं, फिर स्केल करूं, और फिर मैं उसको दोबारा से सॉरी पहले रोटेट करूं, फिर मैं उसको स्केल करूं, और फिर मैं दोबारा से उसको रोटेट करूं, तो मेरे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए आ जाएगी, किसी भी किस्म की हो, चाहे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो चाहे ना हो। ठीक है, मगर अगर मैंने उसका रैंक कम करना है, यानी कि अगर मेरे पास इस तरह का केस है, जो कि मैंने ये बताना हो कि यार
रैंक 4 है मगर तुम इस मैट्रिक्स को किस तरह इस तरह एक्सप्रेस कर, तो अब ये कैसे करना है हम इस पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सो अब मैंने किया ये कि जो मेरे पास यू सिग्मा और वी डैगर वाली मैट्रिसेस थी ना, मैंने यू को 4 कॉलम्स में डिकम्पोज कर दिया। नहीं, मैंने उसका कहा ये कि भाई ये जो मैट्रिक्स यू थी इसका पहला कॉलम U1 है, दूसरा कॉलम U2 है, तीसरा कॉलम U3 है और चौथा कॉलम U4 है। अच्छा, मैंने इसको कॉलम में क्यों किया, रोज में क्यों नहीं किया, ये मैं बाद में बताता हूँ अभी, ठीक है। ये सिग्मा मुझे पता था कि ये जो मैट्रिक्स है सिग्मा वाली, इसमें सिर्फ डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, बाकी हर जगह जीरो है। और इसी तरह मैंने जो वी डैगर थी मैट्रिक्स, यानी जो सबसे पहली रोटेशन थी, उसको मैंने रोज में, मैंने क्या है कि पहली रो V1 है, दूसरी रो V2 है, तीसरी रो V3 है, चौथी रो V4 है। अच्छा, इसको मैंने रोज में क्यों किया है और इसको कॉलम्स में क्यों किया है, यानी नंबर जो मैं दे रहा हूँ ये वो इसको मतलब इसको कॉलम्स में और इसको रोज में क्यों कर रहा हूँ, ये उल्टा क्यों नहीं कर रहा, ये मैं भी इस पे आ जाते हैं। इन जनरल रूल ये है कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो ना, तो आप, अगर आप उसके पास एसवीडी कंपोनेंट्स हो, यानी आपके पास एक रोटेशन मैट्रिक्स हो, एक स्केलिंग मैट्रिक्स हो और एक और रोटेशन मैट्रिक्स हो, तो आप उसको कह ये सकते हैं कि भाई ये जो मैट्रिक्स है ना, जैसी मर्जी है, चाहे सिंगुलर है चाहे नहीं है, कोई भी रफली आर्बिट्ररी नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो मर्जी नंबर्स हो, इधर इधर 16 नंबर जैसे मर्जी हो, आप किसी भी एक मैट्रिक्स को इस तरह कर सकते हैं कि भाई पहली V1 रो को उठाएं, उसको इसके U1 कॉलम से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद स्केल करें इस मैट्रिक्स को सिग्मा 1 से, फिर इसमें सिग्मा 2 मतलब ये ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, इस सो ये क्यों है ये, अब हम इस पे आ जाते हैं। भाई इसकी वजह ये है कि लेट्स से आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, जो कि लेट्स से आपके पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। आई मीन सो इमेजिन करें ये यू है और ये वी डैगर है, ठीक है। सो इसकी जो आउटपुट आएगी वो जो इसकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, ए ई प्लस यू नो बी जी, यानी पहली पहली रो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सो ए ई प्लस बी जी, ठीक है। सो उसको मैंने इस तरह लिख दिया कि ए मल्टीप्लाई बाय ई प्लस बी मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। मगर ये जो मैं प्लस कर रहा हूँ इसको मैंने सेपरेट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसी तरह जो मतलब इस ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की है, तो पहली बात ये है कि इसकी जो आउटपुट आएगी वो 2x2 की होगी। और उस 2x2 की मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा ना, टॉप लेफ्ट वाला, वो होगा ए मल्टीप्लाई बाय ई प्लस बी मल्टीप्लाई बाय जी, या यूं कहें कि ए मल्टीप्लाई बाय ई प्लस बी मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। इसी तरह जो अगर मैं सेकंड मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे देखूंगा कि कौन सी वैल्यू है, सो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, सो ए मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। यानी कि दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो मैं उसको लिख सकता हूं कि पहला कॉलम, मतलब पहली मैट्रिक्स का पहला कॉलम मल्टीप्लाई बाय पहली रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, प्लस पहली मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई बाय यू नो सेकंड रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। यानी मेरे पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, चाहे जो मर्जी उसमें एलिमेंट्स हो, मैं उनको रैंक 1 की दो मैट्रिसेस के एडिशन के जरिए एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये रैंक 1 मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें एक ही कॉलम यानी कॉलम वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सो ये बेसिकली इसका भी रैंक 1 है, इसका भी रैंक 1 है, ठीक है, इसका भी रैंक 1 है, इसका भी रैंक 1 है, मिला के तो ये बेसिकली रैंक 2 मतलब बन जाती हैं। मगर ये कि अगर मेरे पास दो, यानी उसूल ये है कि दो मैट्रिसेस हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप पहली मैट्रिक्स का पहला कॉलम उठाएं, उसको पहली रो के जरिए उसको मल्टीप्लाई करें दूसरी मैट्रिक्स की पहली रो के जरिए, और प्लस जो दूसरा कॉलम था उसको उठाएं पहली मैट्रिक्स से और उसको मल्टीप्लाई कर दें दूसरी रो के जरिए, ठीक है। सो अगर आपको ये बात हजम होती है तो बिल्कुल सेम स्टोरी हम इधर करने लगे हैं कि मेरे पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और थी, मैंने पहला कॉलम लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया पहली रो के जरिए, फिर दूसरा कॉलम लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी रो के जरिए, फिर तीसरा कॉलम लिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया तीसरी रो के जरिए, ठीक है। बस इसमें आई मीन ये बीच में सिग्मा, चूंकि यानी सिग्मा का स्केलिंग फैक्टर था, ये यानी एक नंबर साथ और मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये इसको एक दफा मतलब इसको निकाल के ना, सो ये तो वाजे हो गया कि ये कैसे है। बीच में आप यू इमेजिन करें कि ये एक स्केलिंग फैक्टर है जो कि आपके पास स्क्वायर कर रहा है, मतलब लीनियरली स्ट्रेच कर रहा है,
हर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको, ठीक है। यानी कि यूं समझे कि ये पहली रो जब इस पहले कौन से मल्टीप्लाई होगी तो इसके हर एलिमेंट को मतलब सिर्फ टॉप लेफ्ट वाला एलिमेंट को सिग्मा 1 टाइम स्ट्रेच करेगी, ठीक है। सो ये सिग्मा मतलब ये जो स्केलिंग फैक्टर ये अलग से आगे, बाकी ये दोनों बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जो कि हमने इधर देखे थे। ठीक है। सो एक तो ये स्टोरी होगी कि ये मैं मतलब ये मैं किसी भी कोई भी एक मैट्रिक्स हो मैं उसको दो वेक्टर्स के आउटर प्रोडक्ट के जरिए कैसे लिख सकता हूँ, और स्पेशली अगर ये वाली मतलब लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स को मैं कॉलम में क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं रो पे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं कर ये सकता हूँ कि हर मतलब इसमें से लेफ्ट से मतलब इनमें से एक जो है वो एक रैंक 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी ये जो बनेगी, यानी जब आप u1 और v1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रैंक 1 की यानी मतलब ऑब्वियसली 4 क्रॉस 4 की तो मैट्रिक्स बनेगी है। यानी u1 जब v1 से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट 4 क्रॉस 4 की आएगी। इसलिए कि ये 4 क्रॉस 1 का वेक्टर है, ये 1 क्रॉस 4 का है, तो 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 4 इज 4 क्रॉस 4। मगर वो जो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी वो रैंक उसका 1 होगा। यानी कि उसका हर जो कॉलम होगा बेसिकली आप उसको u1 और v1 के प्रोडक्ट के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनी उसका भी रैंक 1 होगा। सो मतलब रैंक 4 की मैट्रिक्स को रैंक 1 की मैट्रिसेस के एडिशन के जरिए मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इस सारी स्टोरी बयान करने का मकसद ये है। अच्छा, और लेट से आपके पास और आई मीन सो u1 v1 बेसिकली सिग्मा 1 टाइम स्केल हो रहा है, ठीक है। सो आप ये भी बता सकते हैं कि मतलब हर वेक्टर दूसरे मतलब इस u1 क्रॉस v1 की जो मैट्रिक्स बन रही है उसका हर वेक्टर कितने टाइम स्केल है। मतलब ऑब्वियसली वो तो u1 टाइम स्केल है, मगर ये के बीच में एक और स्केलिंग फैक्टर है जो कि सिग्मा 1 है। तो इसको बेशक आप भूल जाएं, मगर ये जो फैक्टर है ये आपको ये बता रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना उसका कितना कंट्रीब्यूशन है वर्सेस ये जो मैट्रिक्स आई है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, प्लस इसी तरह ये जो मतलब ये वाली मैट्रिक्स आई है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। इसलिए कि हर पिक्सल में यूं समझ लें कि हर पिक्सल जो हो रहा है वो ऐड हो रहा है स्ट्रेच्ड विद द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। सो अब आपके पास हो ही सकता है कि कोई सिग्मा की वैल्यू हमने अच्छा हमने इसको किया ये कि यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 की कोई ना कोई वैल्यूज थी, और आपके पास ये हो सकता था कि सिग्मा 3 ज्यादा है, सिग्मा 2 की वैल्यू कम है, सिग्मा 1 की वैल्यू यानी सिग्मा 3 की वैल्यू हो सकता है सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो आप उसको बेसिक इसको लेफ्ट यानी ये तो एडिशन हो रही है, बेशक आप इसको उठा के लेफ्ट से यानी आपने अरेंज करना है विद असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा। सो ये लाजमी नहीं कि सिग्मा 1 की वैल्यू ज्यादा हो, सिग्मा 2 की वैल्यू कम हो, सिग्मा 3 की वैल्यू इससे कम हो, और इससे एकदम ये जो भी वैल्यू इधर ज्यादा होगी आप उसको यू नो इधर से उठा के उधर ले जाएं, लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ठीक है। सो मैंने अरेंजमेंट इस तरह की है कि जो लार्जेस्ट जो सिंगुलर लार्जेस्ट जो आइगन वैल्यू उसको मैंने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने सो अब हम करते हैं कि लेट से आपके पास जो मतलब वो जो वैल्यूज थी ना, लेट से आपने जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो आपको पता चला यार कि जिस तरह हमने देखा था कि भाई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के मुकाबले बहुत ज्यादा है, यानी इस तरह का कोई केस था कि जहाँ पर यहाँ पर 6.71 था और दूसरी वैल्यू 0.44 थी, ठीक है। सो आपके पास इसी तरह का कोई केस है कि जहाँ पर एक वैल्यू दूसरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि सिग्मा 3 और सिग्मा 4 की वैल्यूज कम है, तो हम और बाकी सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यूज ज्यादा है, सिग्मा 3 सिग्मा 4 की कम है, तो हम करते ही है कि इधर 0 0 इधर लाइक लेट से मैं सिग्मा 3 और सिग्मा 4 पे 0 पुट कर दूं, 0 पुट करूंगा तो एवरीथिंग गोस टू 0। तो जब मैं इसको इधर 0 पुट करूंगा तो बेसिकली मैं भूल ही जाऊं, ये जो आखिरी दोनों टर्म्स हैं इनको मैं भूल जाऊं। तो अब मैं कर ही सकता हूं कि रैंक 4 की मैट्रिसेस को रैंक 2 की मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। यानी मैंने किया ये कि एक रैंक 4 की मैट्रिक्स को दो रैंक 1 की मैट्रिक्स के एडिशन के तौर पे एक्सप्रेस कर दिया, ये यूं कि एक रैंक 4 की मैट्रिक्स और रैंक 2 की मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है।
यानी इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो रैंक वन और रैंक वन की मैट्रिक्स जब आपस में ऐड होती है तो जो मतलब ये भी 4/4 की मैट्रिक्स है, ये भी 4/4 की मैट्रिक्स है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4x4, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4x4, जब आपस में ऐड होंगी तो ऑल्दो इसका रैंक वन है, इसका रैंक वन है, मगर जब आपस में ऐड होंगी तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी ना उसका रैंक टू होगा। यानी उसमें आप वो जो 4 कॉलम्स बन रहे हैं उसमें आप 2 कॉलम्स के जरिए बाकी दोनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक कॉलम के जरिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए कि एक कॉलम के जरिए तो मैं एक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बेशक बेशक उसको जाके देख लेना, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। यानी इस तरह की रैंक वन की मैट्रिक्स लो कोई भी, और इधर भी रैंक वन की मैट्रिक्स लो, दोनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि जो फाइनल आउटपुट आएगी वो रैंक वन में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, यानी इसका कोई एक कॉलम नहीं आ सकता जो कि बाकी तीनों को एक्सप्रेस कर दे, 2 ही कॉलम्स आएंगे। अच्छा, अब सो लेट्स से हम एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। लेट्स से आपके पास इस तरह की कोई मैट्रिक्स जो कि फुल रैंक थी, ठीक है, 4/4 की एक मैट्रिक्स थी। मैंने किया ये कि उसको एसवीडी में डिकम्पोज किया, मेरे पास इस तरह की आ गई। यानी मैंने पहले एक सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यू नो रोटेशन है। अच्छा, ये बेसिकली यूं समझे कि तीन यानी यूं 4 एंगल्स है ना, तो यूं समझ लें चार ही मतलब ये 4x1 के यानी 4 बेसिस वेक्टर्स हैं। तो यूं कि आपके पास 4 डिग्रीज ऑफ रोटेशन आएंगी, ठीक है। यानी पहला बेसिस वेक्टर कितना रोटेट हुआ है, दूसरा कितना रोटेट हुआ है, तीसरा कितना रोटेट हुआ है, चौथा कितना रोटेट हुआ है। सो ये बेसिकली यूं समझे कि एक रोटेशन के जरिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम इसको 4 रोटेशन के जरिए एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है। हाँ, इसलिए कि अगर मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स हो यानी 2 बेसिस वेक्टर्स हो तो एक रोटेशन होती है, मगर अगर मेरे पास 3D स्पेस हो जाए तो फिर मैं हर बेसिस वेक्टर को इंडिविजुअली रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। और लाइकवाइज अगर 4 बेसिस वेक्टर्स हो तो हर एक्सिस पे रोटेशन होगी तो 4 रोटेशन के पैरामीटर्स आएंगे। बहरहाल अब इसको भूल जाएं कि इसको मैंने कैसे किया, ठीक है। वो मतलब इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मतलब अच्छा ये नंबर्स कैसे आने ये भी मैं अभी बाद में बताऊंगा कि नंबर्स कैसे आते हैं, ठीक है। मगर बहरहाल आपने एक मैट्रिक्स ली 4x4, आपने उसको एसवीडी से डिकम्पोज किया, कैसे किया वंस अगेन मैं बाद में बताऊंगा, मगर फॉर द टाइम बिंग अजम्पशन ये कि कर लिया, आपके पास ये वी डैगर आया, ये इंडिविजुअल बेसिस वेक्टर्स का स्केलिंग आई, और उसके बाद फिर ये एक और रोटेशन आई, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसका पहला कॉलम उठाएं और इसकी मतलब इसको बाहर रखें और फिर इसको इसके पहले कॉलम को इसको पहली रो से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यानी दिस रो मल्टीप्लाई दिस कॉलम स्केल्ड बाय दिस आइगन वैल्यू, तो आपके पास जो आंसर आता है वो बेसिकली ये आता है। और ये आंसर अगर आप देखें 2.51 इज क्वाइट क्लोजर टू 3, इसी तरह 2.37 थोड़ा दूर है 1 से, ये 2.224 से ज्यादा करीब नहीं है, 1.97 फिर थोड़ा 1 से, यानी इंडिविजुअल यानी जो फाइनल मैट्रिक्स थी अगर आपने इसको कंपेयर करना हो तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत फर्क है। अच्छा, फिर हम करते हैं कि दूसरे आइगन वैल्यू को भी शामिल करते हैं, यानी मैं कहता हूँ कि क्यों ना ये करो कि भाई जो दूसरे आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली कंपोनेंट आ रहा है उसको भी उठाओ। जब आप ये करेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों रैंक वन की मैट्रिसेस। अच्छा, बाय द वे अगर आप इसको देखें तो आप इसके हर कॉलम को ये रैंक यानी मतलब तीनों के तीनों कॉलम्स को एक कॉलम के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रैंक वन आ रहा है, बेशक इसको डिकम्पोज करके देख लेना। और मैं आपको यानी मैं वैसे बता भी दिया कि अगर ये कॉलम हो मतलब ये कॉलम है तो मैंने उसको एक्सप्रेस इस तरह किया कि पहली रो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस है, फिर दूसरी रो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस है, ठीक है। सो इस तरह करके मैंने इसको एक्सप्रेस, तो इसका रैंक वन है। मगर जब मैं ये इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करता हूँ तो अगर आप देखें तो अब 3.15 आ रहा है, पहले 2.51 था, यानी 3.15 इज क्लोजर टू 3। इसी तरह 1.41 इज मच क्लोजर टू 1, 3.79 इज आल्सो क्वाइट क्लोजर टू 4, इसी तरह 0.56 इज क्लोजर टू 1। अब मैं मजीद चलता जाता हूँ। ठीक है। सो ये बेसिकली, और इस मैट्रिक्स का अगर आप देखेंगे तो रैंक 2 आएगा, यानी 2 कॉलम्स के जरिए तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ बाकी दोनों को भी, ठीक है। फिर मैं मजीद ऐड करता हूँ 4 पॉइंट, यानी ये जो मैट्रिक्स आती है 4.9 के आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली,
उसको ही मैं ऐड करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि 3.1 आ गया, 3 की जगह 1 की जगह 0.96 आ गया, ठीक है। और अगर मैं और यहाँ से अगर मैंने इसको ऐड कर लूँ तो अब आप देखें तो इन चारों को मैं ऐड करूँ तो ये वाली मैट्रिक्स आती है जो कि एग्जैक्टली 3 के ओरिजिनल के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, रैंक का शायद हमें पता ही है तो हम इसको इसको स्किप करते हैं कि रैंक क्या होता है। अच्छा, अब सो फाइनली मेरे पास लेट्स से अगर जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो तब मैंने क्या करना है, वेल तब हम इसको भी जाके आगे जाके देखेंगे तो मैं करूंगा ये कि भाई इसको ये तो 4x4 की मैट्रिक्स रहेगी, ये 4x6 की मैट्रिक्स हो जाएगी और 4x6 जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 6x4 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। मगर इधर मैंने अपनी तरफ से जीरो इंसर्ट कर दिए और ये टेक्निकली यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो हम अभी मैं सुपरफिशियली गो थ्रू कर रहा हूँ मगर ये कि एक्चुअली मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने इसको करना कैसे है, ठीक है। यानी ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि लेट्स से किसी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के जरिए ये नंबर्स कैसे लेने हैं, ठीक है। मगर फॉर द टाइम भी ये याद रखें कि यानी इसके जो आखिरी दोनों रोज हैं वो यूज नहीं होंगी, इसलिए कि ये कॉलम्स ही जीरो जीरोस हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं कि एक इमेजेस मतलब इसकी एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि कैसे होनी है। सो लेट्स से मेरे पास एक इमेज है, और वो इमेज है बेसिकली बाइनरी, और इस इमेज का साइज है 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 4 5 6 6 क्रॉस 7। सो 6 रोज और 7 कॉलम्स है और इसमें बाइनरी इमेज है, यानी इसमें जीरोस और वंस ही पड़े हैं, ठीक है। मैंने इसको कंप्रेस करना है, मैंने देखना है कि आया क्या मैं इसको यू नो मतलब इसका रैंक कितना है और मैं इसको कितनी इसमें एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने किया ये कि सेम स्टोरी मैंने इसको यू वी और वी डैगर में एक्सप्रेस कर दिया। सो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ये यू है, ये सिग्मा मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास वी डैगर है, ठीक है। और इसमें चूंकि 6 रो 7 कॉलम्स थी तो इसमें थोड़ा सा ये आ रहा है कि 1 2 3 4 5 और 6 ही आइगन वैल्यूज हैं, सातों कॉलम जीरो है, ठीक है। यानी ये राइट मोस्ट कॉलम पे जीरो ऑफ जीरोज है। और लाइकवाइज ये इसके ये आखिरी रोज भी किसी काम की नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं वही काम करूँ, यानी पहला कॉलम उठाया लेफ्ट मैट्रिक्स था, उसकी राइट रो उठाई और उसको पहली आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई जाएगी तो आपके पास ये मैट्रिक्स ये इमेज आती है जो कि आप 4 पॉइंट मतलब जो कि लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ठीक है। यानी 4.74 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली। फिर मैं मजीद ऐड करूं, ठीक है। और ये ओरिजिनल इमेज अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक हार्ट शेप मतलब एक हार्ट शेप लग रही है, मगर एक्चुअल में जो इधर आ रही है ये एक क्या कहेंगे ब्लर सी इमेज है जो कि ओरिजिनल इमेज जैसी ही लग रही है, मगर एक्चुअल में मतलब उसमें थोड़ा फर्क है। जो दूसरी मैट्रिक्स आ रही है वो इस तरह की है, जिन्हें अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और उसको आप यू नो अगर 1 के करीब आ रहा है नंबर तो मैंने उसको वाइट से शो किया हुआ है, वाइट सेल से। और अगर 0 के करीब है तो उसको प्योर ब्लैक, प्योर ब्लैक यानी इस इमेज में फॉर एग्जांपल प्योर ब्लैक जो है वो 0 है और प्योर वाइट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, ठीक है। यानी अच्छा सॉरी उल्टा है, सॉरी जहाँ पे 1 है वहाँ पे ब्लैक है और जहाँ पे 0 है वहाँ पे वाइट है ओरिजिनल में, तो इसी तरह इधर भी है, ठीक है। सो बहरहाल आप करते ही काम मतलब ये काम करते चले जाएं, हर जो मैट्रिक्स आ रही है उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बेसिकली 1 2 3 4 5 6 आइगन वैल्यूज हैं। तो 6 आइगन वैल्यूज आएंगी, आखिरी रो और इसका चूंकि आखिरी कॉलम सारे का सारा जीरोस है तो वो किसी काम का नहीं है। बाय द वे ये भी किसी काम का नहीं है, मगर एक मतलब फिलहाल वो काम इसलिए कि नहीं है कि यहाँ पे आइगन वैल्यूज जीरो है। सो अगर तो सिर्फ पहली को लेंगे तो ये अगर पहली दोनों को ऐड करें तो आपके पास इस तरह की इमेज आएगी। अगर आप पहली तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो इमेज आएगी वो हार्ट से थोड़ी मिलती जुलती आएगी। चौथी को ऐड कर लें तो आपके पास फुल रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है इमेज जैसे कि जैसी। और बाकी तो चूंकि जीरोस हैं तो हमने उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।
तो अब आपको ये देखते ही पता चल जाता है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक 4 था, इसलिए कि जो 4 आइगन वैल्यूज थी उनके ज़रिए मैं एग्ज़ैक्ट रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ ओरिजिनल इमेज को, ठीक है? बाकी दोनों आइगन वैल्यूज तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स का एक तरह से रैंक पता चल जाता है कि वो कौन सी, वो कितनी मतलब अगर आप इस इमेज को क्या कहेंगे 4 क्रॉस 4 के जरिए किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सो उसके बाद सो ये तो डेमोंस्ट्रेशन, सो ये हुआ ये इन जनरल कि मैंने किया ये कि 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 ज़ा 42 एलिमेंट्स को मैंने यू नो क्या कहेंगे 16 एलिमेंट्स के ज़रिए एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है? इसलिए कि इसका जो रैंक था वो हमने देखा था कि 4 आया था, ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये हमने निकालनी कैसे, यानी ये जो हमने प्रोसीजर था सारे का सारा यू, वी और सिग्मा का वो कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें सो इमेजिन ये करें कि लेट्स से आपके पास लेट्स से एक इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि यू नो 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। अगेन ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको इंटरप्रेट करना चाहें, आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि भई जो मतलब आई हैट और जे हैट जो थे वो इधर आ गए। सो 2D से 3D में स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। यानी आई हैट आपके पास आ गया है 1 0 -1 पे, जे हैट आ गया 1 1 1 पे। ओरिजिनल 2 एक प्लेन पे थे ये दोनों वेक्टर्स, अब वो दोनों प्लेन से उठ के लाइक एक प्लेन पे ही आए हैं, मगर वो प्लेन अब एक 3D स्पेस में लाई कर रहा है, ठीक है? अब हमने इसकी सिंगल वैल्यू डिकम्पोज़िशन करनी है। सो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा ये कि मैं आई मीन जो उसका प्रोसीजर है मैं वो बताने लगा हूँ, ठीक है? सो सबसे पहले तो आप वी डैगर फाइंड करेंगे, ठीक है? अब चूँकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा? वो मैं इसके ट्रांसपोज़ को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? सो ये अभी क्या कहेंगे 3 रोज़ 2 कॉलम्स की मैट्रिक्स है। 3 रोज़ 2 कॉलम्स, जब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा तो 2 रोज़ 3 कॉलम्स बन जाएँगे, ठीक है? सही है। सो 2 रोज़ 3 कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय 3 रोज़ 2 कॉलम्स, ठीक है? तो आंसर आपके पास 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आएगी। उस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को आप आइगन वैल्यू डिकम्पोज़िशन करेंगे और आप आपको पता चलेगा कि आइगन वेक्टर्स आ गए। एक V1 आइगन वेक्टर आ जाएगा और एक V2 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने मैट्रिक्स मैट्रिक्स V तो बेसिकली आपके पास आइगन वेक्टर्स, यानी आपके पास जो यू नो अच्छा V, सो लेट्स आपने U कैसे निकालनी है? U आप ऐसे निकालेंगे कि आप सिग्मा 1 लेंगे और सिग्मा 1 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको पहले जो आइगन वेक्टर था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सिग्मा 2 को डिवाइड मतलब सिग्मा 2 को 1 ओवर सिग्मा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए V2 से, ठीक है? और फिर उसकी नल स्पेस आएगी, तो ये आपके पास मैट्रिक्स यू बनेगी, ठीक है? नल स्पेस नॉर्मलाइज़ होगी। अच्छा, ये कैसे अभी तो मैं जल्दी-जल्दी गुज़ार रहा हूँ, मगर ये कि मैं इसका एग्ज़ाम्पल के ज़रिए करने का तरीका बताता हूँ। मगर बहरहाल अभी मैं ये बता रहा हूँ कि यू मैट्रिक्स किस तरह बनेगी। यू मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है वो इस तरह आएगा, यू मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम इस तरह आएगा, यू मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम इस तरह आएगा। जो सिग्मा मैट्रिक्स होगी, उसका कॉलम इस तरह आएगा कि सिग्मा 1 इधर होगा, सिग्मा 2 इधर होगा और इस केस में 0 0 होगा, ठीक है? अच्छा, सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालनी वो मैं बाद में बताता हूँ। और जो ए थी मैट्रिक्स, यानी ये तो यू थी, ये सिग्मा और ए मैट्रिक्स इस तरह आएगी, वो उसका पहला कॉलम इस तरह आएगा, दूसरा कॉलम इस तरह आएगा और तीसरा कॉलम इस तरह आएगा, ठीक है? और वो फिर मैं सॉरी, ये मतलब जो मैट्रिक्स V थी वो बेसिकली वो जो आपके पास आइगन वेक्टर्स थे उन वो वाली मैट्रिक्स है, ठीक है? सो वो वाली मैट्रिक्स ये है, सिग्मा 1 ये है और U ये है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास A आ जाएगी, ठीक है? अब मैं आ जाता हूँ इस पे, बजाय इसके कि मैं आपको ये बताता रहूँ कि ये क्या है, ये क्या है, इसका साइज़ क्या है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू जल्द गो थ्रू कर लेता हूँ। सो लेट्स से आपके पास इस तरह की एग्ज़ाम्पल थी कि जिसमें उम, अच्छा, लेट्स से आपके पास एक ये वाली एक एग्ज़ाम्पल थी, ठीक है? सो आपने A ट्रांसपोज़ A किया तो आपके पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये कैसे आई? 2 क्रॉस 3 यानी A ट्रांसपोज़
यानी 2x3 मल्टीप्लाई बाय 3x2, तो 2x2 की एक ये वाली मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद आपने इनके आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन की, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन हमने पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं, ठीक है। बहरहाल आपने कर दी तो दो आइगन वैल्यूज आई, पहली आइगन वैल्यू 3 आई, दूसरी आइगन वैल्यू 2 आई, और उसके जो करस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर्स आए वो आई मीन देखने से पता चलता है कि पहली आइगन वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब ये है कि पहला आइगन वेक्टर 0 1 है। इसी तरह अगर दूसरी आइगन वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये है कि पहला जो बेसिस जो आइगन वेक्टर है दूसरा वो 1 0 है, ठीक है। तो पहला आइगन वेक्टर 0 1 यानी 3 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है, दूसरा आइगन वेक्टर 1 0 जो कि 2 के करस्पॉन्डिंग है। मैंने किया ये कि अब एक आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स बना ली जो कि इस तरह की, अब ये वी डैगर है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसके बाद क्या किया, मैंने मैट्रिक्स यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स यू कैसे आती थी? वेल, मैट्रिक्स यू आती थी ऐसे, यू नो 1 ओवर पहली आइगन वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसका सो दिस इज आई मीन दिस इज स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ यू नो आइगन वैल्यू, और उसके बाद फिर ए और फिर v1, ठीक है। सो सेम, यानी हमने पहले 1 ओवर अंडर रूट ऑफ आइगन वैल्यू, फिर मैट्रिक्स ए, और फिर पहला आइगन वेक्टर जो कि 0 1 है, ठीक है। इसी तरह 1 ओवर सिग्मा 2 ए दूसरी आइगन वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद फिर नल स्पेस, ठीक है। सो अब ये नल स्पेस कैसे, और वो नल स्पेस ही बेसिकली यू नो जो आई है वो नॉर्मलाइज्ड नल स्पेस है। अब ये नल स्पेस कैसे निकालनी है, यू नो ये मैं बताऊं नल, और ये है नल स्पेस ऑफ ए टी, यानी ए ट्रांसपोज की नल स्पेस कैसे आई है, ठीक है। सो मैट्रिक्स यू मैंने कैसे निकाल दी, सबसे पहले तो मैंने किया ये कि मेरे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, मैंने उसको अगर तो वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स थी तो उसको स्क्वायर में बनाया, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन की, आइगन वेक्टर्स निकाले, और आइगन वेक्टर्स जो आएंगे उनकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो मेरे पास वी डैगर बनेगी, ठीक है। सो वी डैगर तो मेरे पास आ गई। अब मैंने यू निकालनी है और सिग्मा निकालनी है। यू निकालने के लिए मुझे 1 ओवर अंडर रूट ऑफ पहली आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय पहला आइगन वेक्टर, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ दूसरी आइगन वैल्यू मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय दूसरा आइगन वेक्टर। और ये अगर आप देखेंगे, सो बेसिकली ये 2x1 की एक वेक्टर है, ये 3x2 की एक मैट्रिक्स है। तो 3x2 मल्टीप्लाई बाय 2x1 इज 3x1। और सो ये बेसिकली 3x1 के फिर उसके बाद आप उसको 1 ओवर अंडर से, सो ये बेसिकली 3x1 का एक वेक्टर आ जाएगा, कॉलम वेक्टर, ठीक है। सो ये पहला कॉलम बनेगा मैट्रिक्स यू का, ये दूसरा कॉलम बनेगा, और ये तीसरा कॉलम बनेगा। और ये क्या है तीसरा कॉलम, ये बेसिकली नल स्पेस है ए ट्रांसपोज की, और उसको भी फिर मैंने डिवाइड मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया ताकि ये नल स्पेस, अच्छा सो बाय द वे नल स्पेस क्या होती है, पहले नल स्पेस वो होती है कि अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको मैं चाहता ही हूँ कि मैं एक्स वेक्टर इस तरह का निकालूं कि जब वो के उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो वो जीरो पे ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। सो अब मैं इस पे आता हूँ कि ये कॉलम कैसे निकालना है। सो लेट्स से आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि यू नो इस तरह की है, आपने इसकी नल स्पेस निकालनी है, 3x3 के मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली आप चाहते हैं कि इस तरह का एक वेक्टर हो कि जिसको इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो जीरो पे ट्रांसफॉर्म हो जाए। अगर विजुअल ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग अगर आपको याद हो तो हम किस तरह करते थे कि मैं यू नो आपको कहता था कि भाई ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये बेसिकली एक वेक्टर है, या यूं कहें कि एक लाइन है जो कि लाइन सारी की सारी एक पॉइंट जीरो पे मैप हो गई है, और यानी ओरिजिन पे ट्रांसफॉर्म हो गई। सो वो नल स्पेस हो गई थी, ठीक है। अगर याद हो या नहीं याद तो बेशक जाके देख लीजिएगा कि एक लाइन एक पॉइंट में ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, वेल सिंपल से मैं इक्वेशन को खोलता जाता हूँ, यानी पहली रो को मैं पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो यू नो 1 मल्टीप्लाई बाय b1 प्लस 2 मल्टीप्लाई b2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर इसी तरह 2 टाइम्स b1 प्लस 4 टाइम्स b2 इज ऑल्सो 0, और फिर इसी तरह यू नो 3 टाइम्स b1 प्लस 6 टाइम्स b2 प्लस b3 इज ऑल्सो 0। सो आपके पास ये यू नो इस तरह की क्वेश्चन बताइए कि बी यानी वो तीनों की तीनों पहली रो को पहले कौन से मल्टीप्लाई करें सेम आता है, दूसरी रो को दूसरे कौन से मल्टीप्लाई करें यानी सेम आता है, यानी b1 प्लस पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे b1 प्लस 2b2 इज 0, और ये भी यही कह रही है कि 2b1 प्लस 4b2 इज 0, वो 2 को कॉमन ले जाएं, यानी यूं समझे कि पहला कॉलम
आई मीन ये रोज आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बेसिकली सेम इक्वेशन आ रही होगी कि b1 प्लस 2 टाइम्स b2 इज 0। यही दूसरी भी यही, यानी दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है वो भी यही कह रही है। बस इनसे 2 को कॉमन ले लें तो b1 प्लस 2b2 इज 0। और बेसिकली b3 इज ऑल्सो 0, इसलिए कि b3 बेचारा लेट्स से अगर ये जो थर्ड रो को मैं पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो b1 प्लस 3b1 प्लस 6b2 प्लस b3 इज 0। मगर 3b1 प्लस 6b2 वो अगर आपके पास इस पहली इक्वेशन को अगर आप 2 से मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तीसरी इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो सिंस 3b1 प्लस 6b2 इज 0, तो 0 प्लस b3 इज 0, तो b3 इज ऑल्सो 0। यानी आपने सिंपल ये करना है कि इसको खोलना है और जो इक्वेशन आएगी आपने उसको इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि अब उसमें b1 b2 की क्या है। सो b1 इज या यूं के b1 इज -2b2, सही सही है। सो -2b2, b2 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ और b3 मेरे पास 0 है। तो अब b2 की कोई सी भी मेरे पास ये जो वेक्टर आ रहा है वो बेसिकली इसमें मैं यूं कहें कि b2 की कोई भी एक वैल्यू ले लूं। लेट्स से मैं b2 की वैल्यू कहता हूँ 1। सो -2 और 1 और 0 ये एक वेक्टर आ गया, ठीक है। ये वेक्टर आ गया, ये बेसिकली वेक्टर वो वेक्टर है जो कि यानी ये तो आर्बिट्रेरी वेक्टर है, मैं इसको इधर पुट करता हूँ तो वो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इस वेक्टर को 0 पे ट्रांसफॉर्म कर देती है। मगर ये वेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, मैं इसको एक कोई भी इसका स्केल वर्जन ले लूँ, यानी लाइन पे जो भी वेक्टर है यानी इसका मैं किसी स्केल से मल्टीप्लाई करूँ वो वेक्टर 0 पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अब मैंने कौन सा वेक्टर लेना है, मैंने वो वाला वेक्टर लेना है जो कि इसका नॉर्मलाइज्ड वर्जन हो। या यूं कहें कि अगर यानी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है, यानी मैं आपसे पूछूं कि एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप क्या करेंगे? वेल आप कहेंगे यार इसका मैग्नीट्यूड है -2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यानी आपके पास कोई भी एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हो, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होता है, ठीक है। सो वो और वो बेसिकली जो लेंथ होती है उस वेक्टर की वो होती है। सो आप करेंगे कि इस वेक्टर को अगर आप 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5 अंडर रूट 5 से अगर डिवाइड करते हैं, यानी हर एलिमेंट को यानी -2 ओवर अंडर रूट 5 करें और +1 ओवर अंडर रूट 5 करें और 0 ओवर अंडर रूट 5 करें। सो ये जो तीनों एलिमेंट्स होंगे ना, अगर आप इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी फिर इन्हें अंडर रूट 5 से डिवाइड करने के बाद अगर आप इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी तो आप देखेंगे कि वो मैग्नीट्यूड 1 आएगा, यानी वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगा। सो वेक्टर को नॉर्मलाइज हम इस तरह करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फिर उस मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं। तो वो स्टोरी आपके पास यानी वो स्टोरी आपके पास इस तरह है कि अगर आप किसी भी लेट्स से जो नल स्पेस का वेक्टर आ रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो नल स्पेस का वेक्टर आया है वो ये आया 1 -2 1, बिल्कुल वो जो प्रोसीजर करके हम अगर उसको 1 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट करें और हर वेक्टर को 1 ओवर अंडर रूट 6 यानी अंडर रूट 6 से डिवाइड कर दें, 1 ओवर अंडर रूट 6 -2 1 अंडर रूट 6 1 ओवर अंडर रूट 6, तो अब आपके पास नल स्पेस आ जाती है। और वो जो नल स्पेस होगी वो बेसिकली आपके पास ये तीसरा वेक्टर होगा। सो तीसरा जो वेक्टर आएगा वो बेसिकली ये वाला वेक्टर आएगा जो कि नल स्पेस वाला वेक्टर है, 1 ओवर अंडर रूट 6 यानी 1 ओवर अंडर 6 -2 ओवर अंडर रूट 6 और 1 ओवर अंडर रूट 6, ठीक है। सो ये जो मैट्रिक्स यू थी बेसिकली आपके पास ये तीन वेक्टर्स आ गए इसके। वी के जो वेक्टर्स थे वो तो हमने पहले ही निकाल लिए थे, यानी जो वी डैगर थी वो तो मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स आई थी, ठीक है। यू मैट्रिक्स इस तरह आ गई और सिग्मा मैट्रिक्स किस तरह आई है? सिग्मा आपके पास जो आइगन वैल्यूज थी उनका स्क्वायर रूट है, यानी अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, यानी ये जो आइगन वैल्यूज थी ये वाली सिग्मा मैट्रिक्स इस तरह है। सो आपके पास अब जो मैट्रिक्स ए आ रही है वो दिस यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस सिग्मा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, 3 रोज 2 कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय 2 रोज 2 कॉलम्स 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 2 आपके पास 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी और ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही आ रही है, ठीक है। सो ये एक क्विकली आपके पास प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप किसी भी मैट्रिक्स को इनटू यू सिग्मा और वी डैगर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली ये तो आपके पास मैट्रिक्स थी जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा थी। अगर उल्टा हो तो बस आपने यहाँ पर उल्टा प्रोसीजर करना है, यानी ए ट्रांसपोज ए के बजाय ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो आपके पास
मतलब अगर कोई इस तरह की मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो, नंबर ऑफ रोज कम हो, तो तब आप बेसिकली ए मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज करेंगे, बाकी सारे का सारा प्रोसीजर सेम है, ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट। और या फिर शायद ना करनी पड़े, इसलिए कि अगर मैं लेट्स से 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो। अच्छा, सो हाँ, ये अब मेरा आपसे सवाल है, ये मैंने कंफर्म नहीं करता, ये आप घर जाके उसको देखेंगे। सो आपने सेम काम करना है यार, यानी बजाय इस मैट्रिक्स के लिए तो मैंने कर दिया ये काम, ठीक है। आपने करना ये है, यानी लेट्स से असाइनमेंट के तौर पे, या हो सकता है ये मैं पूछूं सेशनल में, कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स उल्टी हो, यानी मैं ट्रांसपोज ले लूं इसका, यानी मैं ये कहूं कि ए मैट्रिक्स आपके पास यू नो इस ए मैट्रिक्स की जो पहली रो है वो है 1 0 -1 और दूसरी रो है 1 1 1। तो अगर ये दोनों रोज हों, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स हो, तो तब आप इसको किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आपने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, यानी ए ट्रांसपोज ए ही करना है, ठीक है। ए मतलब सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज ए करना है, और उसके बाद आपने करना ये है कि ए ट्रांसपोज ए के बजाय ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज करें और फिर सेम प्रोसीजर रिपीट करें। यानी अगर तो यानी लेट से आपके पास 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो तब आप एक तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करें और उसके जरिए देखें, और फिर ए मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज करें और फिर उसके जरिए देखें कि आपके पास ये जो मैट्रिसेस बनती हैं, आया आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स इन तीनों के प्रोडक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट हो भी सकती है या नहीं, ठीक है। अगर आपके पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो, तो तब आप टेस्ट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका काम है कि आपने ये देखना है कि अगर तो मेरे पास 3 कॉलम्स और 2 मैट्रिक्स हैं, तो तब तो मैं ये वाला काम कर सकता हूँ। मगर अगर और इसी काम को मैं इसको इसमें भी कर सकता हूँ, यानी वो 2 रोज 3 कॉलम्स को आप ना भी देखें। सो सेम काम आपने, ये तो मैंने देख लिया कि अगर आप ए ट्रांसपोज ए करें तो आपके पास इस तरह रिप्रेजेंट हो जाती है। मगर अब आपने ये देखना है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज करूँ अगर मैं, तो तब भी तो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो तब भी बनती है, ठीक है। बस तब मेरे पास 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी। तो आया तब मैं क्या इस ये काम रिपीट कर सकता हूँ या नहीं? यानी मैंने यही क्यों किया कि ए ट्रांसपोज है, मैंने ये क्यों नहीं किया कि ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। सो ये मेरा आपसे एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसको आपने घर जाके सोचना और सॉल्व करना है, ठीक है। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अच्छा, सॉरी, एक अच्छा, एक हल्की सी करेक्शन करनी थी। सो यानी एसवीडी कंप्यूट करने के इसमें, वेल पहली बात तो ये कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर तो लेट्स से मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। वेल तब तो आप मतलब प्रोसीजर सेम है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो। आपने करना ये कि ए ट्रांसपोज ए ही लेना है, ठीक है। यानी जब वी डैगर के कॉलम्स निकाल रहे होंगे, यानी आइगन वेक्टर्स, तो आपने ए ट्रांसपोज ए ही लेना है, चाहे वो उस मैट्रिक्स जैसी मतलब चाहे उसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो, नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, जो मर्जी है, ठीक है। तो एक ये हल्की सी बात बतानी थी, ठीक है। यानी चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आपने ए ट्रांसपोज ए लेके फिर आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करनी है। आई मीन एक्चुअल में यानी जो मैट्रिक्स वी बनती है वो यानी ए ट्रांसपोज ए से बनती है, ठीक है। यानी मैट्रिक्स वी की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज एक्चुअल में जो यू आ रहा होता है उसमें आ रहा होता है, ठीक है। यानी जो मैट्रिक्स यू है उसके जो कॉलम्स हैं वो ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज से बनते हैं। अच्छा, खैर ये बात साइड नोट के तौर पे थी, मगर ये मैंने सोचा करेक्शन कर दूं, इसलिए कि मैंने लास्ट टाइम आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, मगर कंफ्यूज करने का मकसद ये था कि मैं आप लाइक मैं आपको देखना ये चाहता था कि आप अगर मतलब ए मल्टीप्लाई बाय मतलब आप ए ट्रांसपोज ए वर्सेस ए ट्रांसपोज वर्सेस ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज में फ़र्क क्या है। मगर वो फ़र्क मैंने सोचा ये कि ये कुछ ज़्यादा ही हैवी ना हो जाए, तो इसलिए आपको पहले से बता दूँ, यानी मतलब आसानी के लिए, कि जब हमने मैट्रिक्स वी निकालनी होगी तो हम
ए ट्रांसपोज ए ही करेंगे, चाहे मैट्रिक्स ए का साइज जैसा मर्जी हो। ठीक है, थैंक यू।